सुबह का सूरज अभी पहाड़ियों के ऊपर से झांक ही रहा था कि पटलों के पेट ने खालीपन के खिलाफ अपनी रोजाना की शिकायत शुरू कर दी। चमकपुर गांव में जहां हर दरवाजा उसकी आमद पर बंद हो जाता था, नाश्ते का बंदोबस्त करना उतना ही मुश्किल था जितना कि सुई के साथ ताली को खोलना। ताजा समोसे, गरम ताजा समोसे ले लो। रामू बेचने वाले ने बाजार में जोर से आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पटलों पर पड़ी, उसकी खुश इखलाकी ऐसे गायब हो गई जैसे खुला हुआ बटवा। माफ करना, सब खत्म। रामू ने जल्दी से अपने सामने रखे भाप छोड़ते समोसों की टोकर को ढांप लिया। पटलो ने मायूसी से अपने उलझे हुए बालों में हाथ फेरा। रामू जी, हम दोनों जानते हैं कि ये समोसे ऐसे ही खत्म हुए हैं जैसे मैं ईमानदार हूं। चलो, आज मेरे पास पैसे हैं। उसने अपनी जेब में खनकते सिक्कों को दिखाया। ये वो सिक्के थे जो उसने शरीफाना तौर पर विवाह शर्मा का आंगन साफ करके कमाए थे। हालांकि कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। नहीं, नहीं, ये तो पहले से ही बुक है। मंदिर के लिए, हाँ, खास पूजा के लिए। रामू ने अपनी टोकर को ऐसे थाम लिया जैसे पटलो उसके समोसों को अपनी दिमागी जादू से उड़ा ले जाएगा। यह मंजर चमकपुर में आम बात हो चुकी थी। गांव के सबसे मशहूर शरीर के तौर पर पटलो की शोहरत इतनी बढ़ चुकी थी कि माएं बच्चों को सीधा रखने के लिए उसका नाम लेती थी। सब्जी खा लो, वह कहती थी, वरना पटलो आके तुम्हारी प्लेट से चुरा लेगा। पटलो को मानना पड़ा कि उसने ऐसा वाकई एक बार किया था, वह भी इसलिए कि छोटे बत्तों ने उसकी छोटी बहन के साथ बदतमीजी की थी। बाजार में इधर उधर भटकते हुए खाली पेट और जख्मी आना के साथ पटलो ने दो दुकानदारों को पास वाले गांव फूलपुर की खबर पर बात करते हुए सुना। सुना है, फूलपुर के सरदार धनराज ने अपनी सुनहरी मूर्तियों के संग्रह में एक और मूर्ति शामिल की है। कहते हैं इस मूर्ति की आंखें यक्कूत की है। हाँ, सरदार की शान और फक्र। वह अपने संग्रह में चीजें ऐसे शामिल करता है जैसे कौआ चमकीली चीजों को जमा करता है, लेकिन उससे कौन चोरी करने की हिम्मत करेगा। उसकी हिफाजत कंजूस की मुट्ठी की तरह सख्त है। पटलो के कान ऐसे खड़े हो गए जैसे बिल्ली को मोटा चूहे नजर आ जाए। सरदार धनराज, यह नाम वह पहले भी सुन चुका था। यह शख्स अपनी तीन चीजों के लिए मशहूर था: उसकी शानदार सुनहरी मूर्तियों का संग्रह, हिफाजत के लिए उसकी गैरमामूली दिलचस्पी, और बकरियों के लिए उसकी अनोखी मोहब्बत। सरदार के पास इलाके का सबसे बड़ा आली नस्ल की बकरियों का रेवड़ था, जिनका ख्याल वह ऐसे रखता था जैसे लोग अपने रिश्तेदारों का नहीं रखते। पटलो के दिमाग में एक ख्याल ने जन्म लेना शुरू किया। जैसे ढलवान पर बर्फ का गोला नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, अगर उसके अपने गांव के लोग उसे मौका देने को तैयार नहीं थे, तो शायद वक्त आ गया था कि वह अपनी सलाहियत को कहीं और आजमाए। इस शाम पटलो अपने गांव के किनारे बाकी अपनी मामूली झोपड़ी में बैठा था, और उसके इर्द गिर्द अजीबोगरीब अशिया का जखीरा मौजूद था। उसकी दादी का पुराना पोछा, खुदा उनकी माफी करे, विभिन्न साइज की घंटियां, नमक का एक पैकेट, और बकरियों के रवैये पर एक किताब जो उसने 2 साल पहले गांव की लाइब्रेरी से आधार ली थी और वापस करना भूल गया था। अब वक्त आ गया है कि मैं किसी और का रूप धरूं, उसने खुद से कहा, और छोटे छोटे धागे खोलने शुरू कर दिए। 3 घंटे की मेहनत के बाद उसने एक ऐसी दाढ़ी बना ली जो किसी को भी शर्मिंदा कर सकती थी। अपने मरे हुए वालिद की धोती और अपनी सबसे रंगीन चादर से बनी पगड़ी के साथ पटलो ने खुद को एक बिल्कुल नए शख्स में बदल लिया। अगली सुबह प्रोफेसर बकरीवाला, जो कि चबरिस्तान के दूरदराज इलाके से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के मशहूर बकरों के माहिर थे, फूलपुर में अपनी शान और शौकत के साथ वारे हुए। उनकी आमद हफ्तेवार बाजार के सही मौके पर हुई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बेमिसाल किरकर्दगी देख सके। सलाम हो फूलपुर के मुबारक लोगों, उसने बाजार में अपनी जोशीली आवाज से ऐलान किया। मैं मशरिक के कदीम बकरों के उस्तादों की हिकमत लेकर आया हूं। गांव वाले, जो हमेशा किसी भी किस्म के तमाशे के शौकीन थे, इस अजीबो गरीब मेहमान के इर्द गिर्द जमा हो गए, जिसकी शानदार दाढ़ी और बैठे हुए लिबास को देखकर सब हैरान थे। पटलो ने देखा
कि सरदार धनराज के जाती मुहाफिजों में से कई भी भीड़ में मौजूद थे, बिल्कुल जैसा कि वह चाहता था। 7 समुद्रों और तैरते पहाड़ों के पार सफर करते हुए पटलो ने ड्रामे का अंदाज में अपने हाथ हिलाकर कहा, मैंने बकरियों की बातचीत के मुबारक राज्यों को खोला है। ये मुबारक मखलूकात जो खुद देवताओं की बरकत याफ्ता है, ऐसी सलाहियत रखते हैं जो आम इंसानों की समझ से ऊपर है। उसने अपनी आखिरी बची हुई सुनहरी सिक्के को निकाला और धूप में चमकने दिया। देखो मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि आपके 4 टांगों वाले साथी किस तरह खजानों की तलाश में मददगार साबित होते हैं। सुबह होते ही पटलों ने बाजार में कई जगहों पर सिक्के दफन कर दिए थे। हर जगह को नमक के हल्के छींटकाव से निशानजद कर दिया था। अब उसने एक करीबी दुकानदार से एक बकरा आधार लिया, हैरत अंगेज तौर पर इजाजत के साथ। आखिर उसने अपना भंडा फोड़ने से बचना था और उसे बाजार के इर्द गिर्द ले जाना शुरू कर दिया। बकरा जो कुदरती तौर पर नमक की तरफ रागिब था, सही जगहों पर रुककर खोदना शुरू कर गया। हर बार जब पटलो ने एक और सिक्का दरियाफत किया, होशियार लोगों की आवाजें बुलंद हो गई। देखा, उसने अपने मिले हुए सिक्के दिखाते हुए कहा, बकरों के सिंग कुदरती तौर पर खुदाई चिड़ियों की तरह काम करते हैं जो कीमती धातों का पता लगाने की सलाहियत रखते हैं। ये इल्म मेरी जमीन के बकरों के उस्तादों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा है। बकरियों के पुरअसर माहिर की शोहरत फूलपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। शाम तक ये खबर सरदार धनराज के कानों तक पहुंच चुकी थी, जो अपनी हफ्तावार मेरी दौलत की तारीफ करे दावत की मेहजबानी कर रहे थे। एक बकरियों का माहिर तुम कह रहे हो? सरदार ने अपनी शानदार मूंछ को सहलाते हुए कहा, और इसके मुजाहिरे कामयाब रहे। अंतहाई मुतासिर कुन हुजूर, उनके सरकारी मुहाफिज ने इत्तिला दी। उसने सिर्फ पुराने शर्मा जी की बकरी के जरिए दफन खजाना ढूंढता निकाला। तसव्वुर करें कि आपकी आली नस्ल की बकरियों के साथ वह क्या कर सकता है। सरदार की आंखों में इम्कानात की चमक पैदा हो गई। इलाके के बेहतरीन बकरियों के मालिक होने के नाते ये सोच के कि उसके महबूब जानवर खजानों की तलाश में भी मदद कर सकते हैं, उसके लिए हद से ज्यादा पुरजोश थी। अगली सुबह पटलो को सरदार के महल में तलब किया गया। एक दावतनामा जिसकी वह पहले से तवक्को कर रहा था। सरदार की रिहाइश हर लिहाज से अफवाहों के मुताबिक शानदार थी, जहां मशहूर सुनहरी मुजस्मे एक खास तौर पर बनाए गए कमरे में प्रमुख रूप से रखे गए थे, जो केंद्रीय हॉल से नजर आ रहे थे। प्रोफेसर बकरीवाला, सरदार धनराज ने आगाज किया, अपनी खुशी को काबू में रखने की कोशिश करते हुए, मैंने आपकी हैरतंगेज सलाहियत के बारे में काबिल ए तारीफ बातें सुनी है। आह, आप बहुत मेहरबान हैं मोहतरम सरदार, पटलो ने गहरा झुककर जवाब दिया। मैं तो बस कदीम बकरियों के इल्म का एक आजिज खादिम हूं। अगले कुछ दिनों में पटलो ने सरदार की आली नस्ल की बकरियों के साथ बेहद पेचीदा मुजाहिरे किए। उसने उन्हें बागी में छुपे सिक्के ढूंढने पर मजबूर किया, साहन में दफन चूड़ियां निकाली और यह तक कि झाड़ियों के पीछे छुपाए गए जेवरात के एक छोटे संदूक का पता लगवाया, जिसे उसने हादसाती तौर पर वहां छोड़ दिया था। हर सफलता सरदार को उसकी सलाहियत पर और ज्यादा कायल करती गई। लेकिन पटलो की असल शहकार योजना अभी बाकी थी। उसने सरदार को समझाया कि आने वाला पूरा चांद इस तरीके से माहौल पैदा करेगा जो एक अजीम खजाने की तलाश के लिए आदर्श है। ऐसा खजाना जो कदीम बादशाहों ने दफन किया था। तहेज, उसने संजीदगी से और ज्यादा कहा, ऐसे काम के लिए आइन मुताबिक तैयारी की जरूरत होती है। पूरे गांव को इस रस्म में हिस्सा लेना होगा ताकि कायनाती तवानाइयां मुकम्मल तौर पर अहम आहंग हो सके। सरदार, जो इस वक्त तक खजाने की तलाश के जुनून में मुब्तला हो चुका था, हर चीज पर रज्जी हो गया। पटलो ने वजाहत की कि यह तकरीब आधी रात को पूरे चांद के नीचे महल से बाहर एक वसी मैदान में पूरे गांव की मौजूदगी में अंजाम दी जानी चाहिए। पूरा चांद रात पटलो ने सरदार की तमाम बकरियों के रिवात को घंटों की मेहनत से तैयार किया। उनके दामों से छोटी छोटी घंटियां बांधी और उन्हें उनके पसंदीदा खाने का एक खास मकसद खिलाया।
जिसमें इतने मसाले मिलाए गए थे कि वो खास तौर पर मुतहर्रिक हो जाए। जब आधी रात का वक्त करीब आया, पूरा गांव मैदान में जमा हो गया। पटलो अपने मुकद्दस लिबास में मलबूस, अब चमकदार अशिया से माजीन, जो चांदनी में चमकती थी, सरदार के कीमती बकरियों के रिवाज के साथ उनके सामने खड़ा था। मेरे दोस्तों, पटलो ने गहरी आवाज में कहा, आज रात हम तारीख के सबसे बड़े खजाने के इंकिशाफ के गवाह बनेंगे। लेकिन पहले हमें कायनाती तवानाइयां बिदात करनी होंगी। सब अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ चांद की तरफ बुलंद करें और मुकद्दस बकरी बुलाने का मंत्र पढ़े, जो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसने उन्हें एक बिल्कुल फर्द मंत्र सिखाया, जो सही तरीके से अदा किया जाए तो हैरतअंगेज तौर पर बकरी के मम्मियाने की तरह लगता था। जल्द ही पूरा गांव आंखें बंद किए, हाथ उठाए, एक ऐसी धुन गाने लगा जो इन इलाकों में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। यही वो लम्हा था जिसका पटलों को इंतजार था। तेज और खामोश हरकतों के साथ उसने बकरियों को बांधने वाली रस्सियों को हटा दिया और खेत में कई पटाखे फेंक दी। धमाकों की आवाजों ने मसाले खाए हुए तवानाई से भरपूर बकरियों को हर तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। उनकी घंटियां एक शोर भरी सिम्फनी पैदा कर रही थी। रूहें बिदाद हो चुकी है, पटलो ने जोर से कहा। जल्दी करो, मुकद्दस घंटियों का पीछा करो। हर ग्रुप को एक अलग बकरी के पीछे जाना होगा। खजाना सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपने इलाही रहनुमा को पकड़ लेंगे। गांव वाले, जो जोश व खरोश में मुबतला थे और खजाने की मुमकिना मौजूदगी पर अब भी आधा यकीन रखते थे, हर सिमत भाग निकले। चमकते हुए चांद की रोशनी में हैरतअंगेज तौर पर तेज बकरियों के पीछे दौड़ने लगे। यहां तक कि सरदार के मुहाफिज भी खजाने की तलाश के बुखार में मुबतला होकर इस दौड़ में शामिल हो गए। जब पूरा गांव तारीख के सबसे अनोखे बकरी का पीछा खेल में मशगूल था, पटलो आहिस्ता से खाली महल की तरफ वापस आया। सरदार के कीमती मुजस्मों का कमरा पहली बार बिना किसी पहरे के था। तेजी और एहतियात से काम करते हुए पटलो ने सबसे कीमती चीजों को मुंतखिब किया, उन्हें कपड़े में लपेट लिया ताकि कोई खनक सुनाई न दे। वो अभी अपनी जमा की गई चीजों को एक पहले से छुपाए हुए थैले में लौट कर ही रहा था कि मैदान से पहली मायूस आवाजें सुनाई देने लगी। लगता है एक फैसला कुन बकरी को पकड़ना जितना दिखाई देता है, उतना आसान नहीं था। जब तक गांव वालों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हो गया है, पटलो उस खुफिया रास्ते पर रवाना हो चुका था जिसकी उसने कई दिन पहले मनसूबा बंदी की थी। वो पीछे सिर्फ दो चीजें छोड़कर गया, मुंह से बनी दाढ़ी जो सरदार की पसंदीदा कुर्सी पर एहतियात से रखी गई थी, और एक खत जिस पर लिखा था, अजीज सरदार धनराज, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ बकरी विस्परर्स में आपके फराख दिलाना ताउन का शुक्रिया। अगरचे आपकी बकरियां आपको खजाने तक नहीं ले जा सकी, उन्होंने कुछ आपका खजाना हासिल करने में मेरी मदद में बेहतरीन साथी साबित हुई है। उन्हें इजाफी खाने की चीजें जरूर दें, उन्होंने यह हका हासिल किया है। नेक तमन्नाओं के साथ वो फनकार जो पहले प्रोफेसर बकरीवाला के नाम से जाना जाता था। पटलो ने सरदार से कहा, आपकी सिक्योरिटी में बेहतरी की जरूरत है, शायद अगली बार कुत्ते रख लें। तहम आपको खबरदार कर दूं, मैं कुत्ते विस्परिंग में भी खास माहिर हूं। बकरियों के साथ होने वाली अजीम चोरी की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई, यहां तक कि चमकपुर भी जा पहुंची। सबकी हैरत की बात यह थी कि यह कहानी दरअसल पटलो की अपने गांव में इज्जत बढ़ गई। आखिरकार जो शख्स इतना चालाक हो कि सरदार धनराज जैसे नाकाबिले शिकस्त शख्स को लूट ले, वो यकीनन इज्जत के काबिल था। उन दिनों पर पटलो रामू से समोसे बिना किसी झगड़े के खरीद सकता था। कभी कभार तो उसे एक इजाफी समोसा भी मुफ्त मिल जाता था, अगरचे ये वाजह नहीं था कि यह इज्जत के इजहार के तौर पर है या खौफ के तहत। वो वाहिद लोग जो इस पूरे वाकये से नाखुश नजर आते हैं, वो बकरियों के ताजिर हैं जो बताते हैं कि सरदार धनराज को अचानक हिफाजती कुत्तों में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई है। जहां तक चोरीशुदा मुजस्मों का ताल्लुक है, उनका अंजाम अब भी एक अम्मा है। लेकिन जो लोग चमकपुर के गांव के मंदिर का दौरा करते हैं, वो ये देख सकते हैं
कि चंदा बक्स इस दिनों गैर मामूली तौर पर भरा होता है और गरीब लोग पहले से बेहतर खाना खाते दिखाई देते हैं। अगर किसी को ये मशकूक लगता भी है तो वो इतने अक्लमंद हैं कि इसका जिक्र न करें, खास तौर पर तब जब पटलो करीब हो, अपने आजादाना खरीदे गए समोसों से लुत्फ अंदोज हो रहा हो और बकरी विस्परिंग के कदीम फन की कहानियां हर सुनने वाले को सुना रहा हो। कहा जाता है कि पुरसुकून रातों में अगर आप गौर से सुने तो आप अब भी दूर से घंटियों की मध्यम आवाज सुन सकते हैं। लेकिन ये आवाज भटकी हुई बकरियों की है या पटलों के नए हथकंडे आजमाने की, कोई नहीं जानता।